बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। मैंने घंटा 2 घंटे लगा के जो है ये एक माइंड मैप तैयार किया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हें सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में आसानी हो सके। इसको जूम इन करते हैं और चेक करते हैं कि इस माइंड मैप में है क्या, और ये माइंड मैप आपको सीसी का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में किस तरह से हेल्प कर सकता है। कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले इसका कलर कोड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कलर कोड भी यहाँ पे लेबल कर दिया है और मैं इस माइंड मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो बॉक्सेस ग्रीन कलर में हैं वो डोमेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पर्पल कलर में हैं वो चैप्टर्स को डोनेट कर रहे होंगे कि एक डोमेन के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जो लाइट ब्लूइश कलर है वो कॉन्सेप्ट्स को डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत से लाइट ब्लूइश बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। इनसे आप जान सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं और किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको अपनी कमांड मजबूत रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और फिर हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इन ब्लू बॉक्सेस से आके आपको बहुत से एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे होंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट्स इनसाइड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये है जी हमारे पास सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम इन द सेंटर, और इसके अंदर हमारे पास 5 डोमेन हैं। डोमेन नंबर 1 इज़ द सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स डोमेन। डोमेन नंबर 2 है हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। डोमेन नंबर 3 है आपके पास है एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। और फिर इसी तरह हर डोमेन के आगे मैंने जो है एक्सटेंड किया हुआ है उनको चैप्टर्स में, और चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं आगे टॉपिक्स के अंदर। अभी हम इनकी डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन पहले हम डोमेन्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी डोमेन्स हैं। फिर इसके बाद डोमेन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी, और इसी तरह डोमेन नंबर 5 है हमारे पास सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसे जूम आउट करूँ तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है, डोमेन नंबर 2 इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी है, डोमेन नंबर 3 एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स, डोमेन नंबर 4 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डोमेन नंबर 5 सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, और फिर फर्दर हर डोमेन डिवाइड हो रही है चैप्टर्स के अंदर, और चैप्टर्स आगे डिवाइड हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट्स आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे अपनी डोमेन नंबर 1 को, कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, और हर कॉन्सेप्ट के अंदर फिर कौन से सब कॉन्सेप्ट्स हैं या एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर सकें। मैं अगेन इसको जूम इन करता हूँ और अब हम चलते हैं डोमेन नंबर 1 की तरफ। डोमेन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपकी टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर 4 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट है आपके पास CIA ट्राइएड, सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट यही है। CIA ट्राइएड 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। C मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, I मीन्स इंटेग्रिटी एंड A मीन्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे और जूम इन कर देता हूँ। और उसके बाद अथेंटिकेशन है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि अथेंटिकेशन क्या होती है, और अथेंटिकेशन के आगे 2 टाइप्स हैं, सिंगल फैक्टर अथेंटिकेशन एंड मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर अथेंटिकेशन वो होती है जो सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर बेस्ड हो। मीन्स सपोज करें आप किसी जगह लॉगिन करने के लिए पासवर्ड यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं पिन। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल फैक्टर अथेंटिकेशन। ठीक है, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन में हम डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स को। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, हम इन्हें अपनी जो बाकी लेक्चर्स हैं उनमें भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें एक रिवीजन के तौर पर कि अथेंटिकेशन के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर्स होता है समथिंग यू नो। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड फैक्टर होता है समथिंग यू हैव, फिर हमारे पास थर्ड फैक्टर होता है समथिंग यू आर। ठीक है, समथिंग यू नो फैक्टर जो होता है इसका मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ रिमेंबर रखनी है अपनी अथेंटिकेशन करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड को याद रखते हैं, पिन को याद रखते हैं, और उसकी बेस पे आप अथेंटिकेट होते हैं। समथिंग यू हैव का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए जो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि आपको अथेंटिकेट किया जा सके। मसलन आपके पास कोई एक्सेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है,
आपके पास कोई आईडी बैज होना चाहिए जिसकी बेस पर आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। फिर समथिंग यू आर का मतलब है कि आपके जो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके बायोमेट्रिक स्कैन है, आपका आई रेटिना स्कैन है, आपका पाम स्कैन है, या आपकी जो वॉइस की रिकॉग्निशन है, आपकी फेस रिकॉग्निशन है, इस बेस पे जो ऑथेंटिकेशन होती है वो हम कहेंगे उसको समथिंग यू आर। ठीक है। सो कोई भी ऐसी ऑथेंटिकेशन जो इनमें से दो फैक्टर्स पर बेस हो, दो फैक्टर्स को मिलाकर बने, उसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहेंगे। इसके सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास एटीएम कार्ड है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि जब आप एटीएम को यूज़ करने चाहते हैं तो एटीएम में आपको दो तरह की जो है फैक्टर्स, उनकी बेस पे ऑथेंटिकेट किया जाता है। नंबर वन जो है समथिंग यू नो, ठीक है, कि आपके पास एटीएम का पिन होना चाहिए, और नंबर टू जो है वो समथिंग यू हैव, आपके पास एटीएम कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है। सो दो फैक्टर्स की बेस पे आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब एटीएम थोड़े से एडवांस्ड हो गए हैं, सो पिन को रिप्लेस कर दिया गया है बायोमेट्रिक से, समथिंग यू आर से, लेकिन फिर भी जो है ये एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जिसमें समथिंग यू आर और एटीएम कार्ड दोनों को जो है ना यूज़ किया जाता है। अच्छा, कुछ एटीएम्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको एटीएम कार्ड भी इंसर्ट नहीं करना पड़ता, फिर आपको फिर भी वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। कैसे? वहाँ पर जो है आप बायोमेट्रिक अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, सो वो हो गया समथिंग यू आर, उसके बाद आप पिन एंटर करते हैं, सो वो हो गया समथिंग यू नो। सो इट इज़ स्टिल अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो एटीएम में जो ट्रांजैक्शन होती है एटीएम के थ्रू, वो एग्जांपल है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, राइट। उसके बाद प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी जो है और सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन रिपुडिएशन क्या होती है? नॉन रिपुडिएशन ये होती है कि एक जो यूज़र है वो डिनाई ना कर सके कि मैंने ये एक्शन नहीं किया। ठीक है। अगर यूज़र ने एक एक्शन परफॉर्म किया है तो इसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि ये एक्शन वाकई में उसी यूज़र ने परफॉर्म किया है, और इसके लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स इस बात को एश्योर करते हैं कि एक यूज़र इस चीज़ से मुकर नहीं सकता कि मैंने जो है फ़लाँ काम नहीं किया। सो ये हो गए आपके पास। जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ये सब कुछ पढ़ लेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। फिर आप मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, विच इज़ सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। सिक्योरिटी कह रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि रिस्क होता क्या है। रिस्क कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो, जिससे उनका बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। सो उसके बाद आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। मींस रिस्क असेसमेंट में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। फिर रिस्क ट्रीटमेंट पे आते हैं आप। रिस्क ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर कोई रिस्क आएगा तो उसको आप हैंडल कैसे करेंगे। रिस्क ट्रीटमेंट 4 तरह से किया जाता है। रिस्क मिटिगेशन मींस आप रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को आप अवॉइड करते हैं कि आप वो एक्टिविटी ही बंद कर देते हैं जिस पे रिस्क आ सकता है। रिस्क टॉलरेंस, आप टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं रिस्क को। रिस्क ट्रांसफ़र कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंश्योरेंस है। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम किसी थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी या आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं या इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ ऊपर इसका लिंक दे दूंगा और आप जो है वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम इससे नीचे आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर। सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की डोमेन में भी हैं, और फिर हमारे पास ये एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट के अंदर इन्हीं सिक्योरिटी कंट्रोल्स को डिटेल में एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। सो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, टेक्निकल, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और देन हमारे पास आईसी स्क्वायर कोड ऑफ एथिक्स है। आईसी स्क्वायर कोड ऑफ एथिक्स जो है इसके अंदर 4 इसके कैनन्स हैं। कैनन्स आप यूँ समझेंगे इसके 4 पिलर्स हैं, और जिनके ऊपर आईसी स्क्वायर एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी जो बंदा आईसी स्क्वायर सर्टिफाइड है वो इन 4 के ऊपर अमल करेगा। सो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है कि प्रोटेक्ट सोसाइटी। आपने सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो सोसाइटी के खिलाफ हो, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। सो आपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। द कॉमन गुड, नेसेसरी पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 है एक्ट ऑनरेबली, ऑनेस्टली, जस्टली, रिस्पॉन्सिबली एंड लीगली। ये सारे जो है वर्ड्स जो हैं ये आपको पता ही हैं, सो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, इंसाफ के साथ काम करना है, जिम्मेदारी से काम करना है। देन नंबर 3 एक्ट डिलीजेंट एंड कॉम्पिटेंट सर्विस टू प्रिंसिपल्स। प्रोवाइड डिलीजेंट एंड कॉम्पिटेंट सर्विस टू प्रिंसिपल्स, कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए।
नंबर 4 एडवांस एंड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशन में हैं तो जो आपको जो है इस प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना है, इसकी हिफाजत करनी है। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाकी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के ऊपर कोई हरफ आए, उनकी बदनामी हो, क्योंकि आप एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास 5th चैप्टर है इसी डोमेन के अंदर जो है अंडरस्टैंड गवर्नेंस प्रोसेसेस। गवर्नेंस प्रोसेसेस के अंदर आ जाता है कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं और इन चारों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन कोई ऐसा आ सकता है जिसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया हो और उसमें पूछा गया हो कि ये बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है क्या वो एक पॉलिसी है, क्या वो प्रोसीजर है, क्या वो एक स्टैंडर्ड है, या क्या वो लॉ या रेगुलेशन है। सो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो चैनल्स के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो है ये इस तरह के क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी वाला सेक्शन चेक कर सकते हैं। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी सीसी के एग्ज़ाम के लिए, राइट। सो यहाँ पर जब आप ये वाले चैप्टर सारे कर लेते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तो आपकी डोमेन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं डोमेन नंबर 2 के ऊपर। डोमेन नंबर 2 है हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। इसके अंदर 3 चीज़ें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी क्या होता है। फिर है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टीम मेंबर्स किन किन डिपार्टमेंट से होते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी के टीम मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, डिजास्टर रिकवरी के टीम मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा प्लान एक्टिवेट होगा। इंसिडेंट रिस्पॉन्स का प्लान कब एक्टिवेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान कब एक्टिवेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, डिजास्टर रिकवरी का प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन कब एक्टिवेट करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की डोमेन के अंदर। इसके अंदर से 26% क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास IC स्क्वायर की सिलेबस का लिंक है जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस डोमेन की कितनी वेटेज है। सो अगर मैं आपके साथ ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप देखें कि डोमेन नंबर 1 की वेटेज है 26%, मीन्स इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। डोमेन नंबर 2 बिजनेस कंटिन्यूटी वाली जो है इसकी 10% वेटेज है, इसके अंदर से 7 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज फर्स्ट डोमेन की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा वेटेज है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स है। फोर्थ नंबर पे जिसकी वेटेज है 18% वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं। और फिफ्थ नंबर पे सबसे कम क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो ये है बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। और ये डोमेन भी छोटी सी है, इसमें से क्वेश्चन भी कम आते हैं। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स पे। सेकंड नंबर पे फोकस आपने करना है नेटवर्क सिक्योरिटी पे। थर्ड फोकस आपका होना चाहिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे। अगर आप सिर्फ ये 3 डोमेन अच्छे से कर लेते हैं तो बिलीव मी आप आसानी से एग्जाम पास कर जाएंगे। और अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी कि मैंने अपना एग्जाम किस तरह से पास किया था तो मैं उसका भी यहाँ पे ऊपर लिंक दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं एग्जाम टिप्स को और एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे पास कर सकते हैं। सो वापस आते हैं अपने माइंड मैप के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास फिर डोमेन नंबर 3 है एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर थर्ड कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज जो हैं वो जो है ना एक फिजिकल कंट्रोल या एक लॉजिकल कंट्रोल इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से बात की जाती है कि एक जगह पर लगा हुआ है एक बैज रीडर एक एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर और जो एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वो बैज रीडर क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन्स को बिल्डिंग में इंटर नहीं होने दे रहा, वो इन में से किस कैटेगरी में आएगा। तो आप फ़ौरन से जवाब दे देंगे कि वो एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है क्योंकि वो प्रिवेंट कर रहा है कि अनऑथराइज्ड पर्सन्स बिल्डिंग में इंटर ना हो सकें। इसी तरह एग्जांपल आ सकती है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड एक फिजिकल कंट्रोल है, लेकिन सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो डिटेक्टिव कंट्रोल भी हो सकता है, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा सिनेरियो दिया गया है, राइट। सो यहाँ पर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स, राइट।
इसी तरह अगर हम ऊपर चलें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में, तो हमारे पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल बैजेस हैं, स्वाइप कार्ड्स हैं। फिर इसमें एक मज़े की चीज़ है CPED, विच इज़ क्राइम प्रिवेंशन थ्रू इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर हमारे पास मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि फिजिकल मॉनिटरिंग किस तरह से होती है, CCTV के थ्रू, सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू। प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये हमारी डोमेन नंबर 3 हो गई। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी डोमेन की तरफ, जो कि है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे बड़ी डोमेन हमारे पास फर्स्ट डोमेन है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, और सेकंड जो बड़ी डोमेन है वो है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी की। अगर आपका ऑलरेडी नेटवर्क्स के साथ बैकग्राउंड है तो ये आपको इतनी मुश्किल फील नहीं होगी, आपके लिए ये ईजी होगी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 चैप्टर है आपके पास अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। OSI मॉडल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। OSI मॉडल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने इसे एक स्टोरी से एक्सप्लेन किया है कि 2 किंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, 2 हुकूमतों के दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन होगी। सेम उसी तरह से 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो हिंदी के अंदर ही है। फिर सेकंड हमारा पास TCP/IP मॉडल आपको पता होना चाहिए। IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, पोर्ट्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, फेमस पोर्ट्स और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है SSH जो है वो हमारे पास पोर्ट नंबर यूज़ करता है 22। ठीक है, टेलनेट हमारे पास यूज़ करता है पोर्ट नंबर 21। सो इस तरह की आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन हम आएंगे सेकंड चैप्टर के ऊपर, नेटवर्क थ्रेट्स एंड अटैक्स। नेटवर्क में कौन कौन से अटैक्स आ सकते हैं, इसके अंदर फिर हमारे पास 3 जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया है। राइट, पहला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। इसमें डीडोस अटैक क्या होता है, वायरस, वर्म और ट्रोजन, इनमें डिफरेंस क्या है, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, साइड चैनल अटैक क्या होता है। अगर आप नेटवर्क से के साथ अटैच हैं और आप रिलेटिवली आपका नॉलेज न्यू है, तो हो सकता है ये साइड चैनल अटैक आपके लिए एक न्यू चीज़ हो। सो इसको आपने लाजमी पढ़ना है। फिर हम आएंगे आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अटैक्स को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है। सो आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं उनमें होते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन प्रिवेंशन, प्रिवेंट हम किस तरह से करते हैं अटैक्स को, एंटीवायरसेस के थ्रू, फायरवॉल्स के थ्रू एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स के थ्रू। राइट, सो ये थे प्रिवेंशन की टेक्निक्स। ऊपर है आइडेंटिफिकेशन, और इससे ऊपर है हमारे पास टाइप्स ऑफ अटैक्स या टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, ये है हमारे पास नेटवर्क थ्रेट्स एंड अटैक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स। फिर हम थर्ड चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो है आपके पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑन प्रेमिसिस ऐसी चीज़ होती है जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से सेटअप किया हुआ है एक डाटा सेंटर। सो वो उसको हम ऑन प्रेमिसिस कहते हैं। ऑन प्रेमिसिस के अंदर डाटा सेंटर की सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी। देन HVAC सिस्टम क्या होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। रिडंडेंसी क्या होती है, MOU एंड MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ ऐसे क्या था, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। राइट, हाँ मैं सही से भूल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, तो इसी तरह ये वाला आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। फिर इसी चैप्टर के अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन रिलेटेड, कि सिक्योरिटी को हमने कैसे इंश्योर करना है बाय यूजिंग नेटवर्क डिज़ाइन। हम नेटवर्क का डिज़ाइन ही ऐसा बनाएं कि वो सिक्योर हो। ठीक है, सो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ एक ऐसा एरिया होता है जो पब्लिक इंटरनेट से हमारे प्राइवेट इंटरनेट को सेपरेट कर रहा होता है। सो दरमियान में ये एरिया होता है। इस एरिया में नॉर्मली हम ऐसी सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं जो पब्लिक से एक्सेसिबल हों। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। सो ये हमारा जोन है जिसे हम DMZ जोन कहेंगे। ठीक है, फिर VPNs जो हैं, VLAN, डिफेंस इन डेप्थ क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NAC ये क्या होता है। ठीक है, सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। फिर हम आएंगे अपने थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि क्लाउड रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, और क्लाउड के अंदर फिर मल्टीपल चीज़ें एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये तीनों क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है।
फिर हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पढ़ना है इसके अंदर से, राइट। सो जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर और हर चैप्टर के ये सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, तो आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी की डोमेन है वो कवर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी 5th डोमेन के ऊपर, विच इज़ सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अगेन सिक्योरिटी ऑपरेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन, क्योंकि जो सीसी के एग्ज़ाम के अंदर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस डोमेन में से आते हैं वो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट डोमेन में से, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में से, उससे कम क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में से, और उससे कम आते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस में से। सो अगर आप 3 डोमेन्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1 आपको फर्स्ट डोमेन तैयार करनी है, नंबर 2 आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की डोमेन अच्छे से तैयार करनी है, नंबर 3 आपको सिक्योरिटी ऑपरेशंस की डोमेन बहुत अच्छे से तैयार करनी है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर जो है ना आपके पास जो चैप्टर्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। चैप्टर्स आपके पास 4 हैं। नंबर 1 इज़ डाटा सिक्योरिटी, नंबर 2 इज़ सिस्टम हार्डनिंग, नंबर 3 सिक्योरिटी पॉलिसीज़, एंड नंबर 4 इज़ सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। चैप्टर 1 पे आते हैं डाटा सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अंदर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, डाटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, और लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है। इनक्रिप्शन के अंदर 2 चीज़ें, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होती है, एसिमेट्रिक क्या होती है, फिर हैशिंग क्या होती है। अच्छा, हैशिंग बेसिकली इनक्रिप्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आईसी स्क्वायर ने इसे अंडर द इनक्रिप्शन पढ़ाया है, क्योंकि नॉर्मली अक्सर लोग जो हैं वो इसको इनक्रिप्शन से रिलेटेड ही समझते हैं, लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि इनक्रिप्शन में और हैशिंग में क्या डिफरेंस है। सो आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जो है सेकंड इसके अंदर कॉन्सेप्ट है डाटा हैंडलिंग का, कि डाटा को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। डाटा हैंडलिंग के अंदर डाटा की डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, डाटा को रिटेंशन कैसे करना है, कितनी देर तक रिटेन रखना है, डाटा क्लासिफिकेशन क्या होती है, डाटा की लेबलिंग क्या होती है। ठीक है, और फिर इसकी बेस पे हम एसेट की या एक डाटा की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है डाटा सिक्योरिटी के अंदर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का। सो लॉगिंग के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लॉग्स। फिर हमारे पास सेकंड चैप्टर है सिस्टम हार्डनिंग का। सिस्टम हार्डनिंग ये होती है कि हम सिस्टम को जो है ज़्यादा सिक्योर किस तरह से करेंगे। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर बेसलाइंस हैं, अपडेट्स एंड पैचेस हैं। ये आपको पता होने चाहिए बेसलाइन क्या होती है, अपडेट्स एंड पैचेस में क्या डिफरेंस है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर, विच इज़ सिक्योरिटी पॉलिसीज़। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ये बड़ा मज़े का और इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई अहम चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं। सो आपको पता होना चाहिए डाटा हैंडलिंग पॉलिसी क्या होती है और क्या करती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी है कि आप 8 लेटर से कम का पासवर्ड नहीं रख सकते। सो दिस इज़ अ पासवर्ड पॉलिसी। एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई आपको कंप्यूटर असाइन किया है, कोई लैपटॉप एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, सो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि इस लैपटॉप को या इस कंप्यूटर को आप किस किस पर्पज़ के लिए, किस किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ कहलाती है एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस पॉलिसी या BYOD पॉलिसी, कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टैबलेट्स लेके आते हैं, सो उनके यूज़ के अकॉर्डिंग या उनके यूज़ से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट की हुई है। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, अगर कोई चेंज आपने लेके आनी है, किसी चीज़ को अपडेट करना है, किसी सर्वर के अंदर चेंज करनी है, सो उसको उसके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। प्राइवेसी पॉलिसी, इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। सो ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं इनको आपने इनमें डिफरेंस देख लेना है और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस से रिलेटेड होगा तो कौन सी पॉलिसी की बात हो रही होगी। सो मैं इस तरह के क्वेश्चंस पोस्ट भी करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। सो आप चैनल विजिट करते रहें और आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। हमारा फोर्थ और लास्ट चैप्टर है सिक्योरिटी ऑपरेशंस की डोमेन के अंदर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है ताकि वो जानते हों कि किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं उनके ऊपर और उन अटैक से कैसे बचना है। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके पर्पज़ के अंदर फिर 2 चीज़ें हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की पॉलिसी अपनाती है जिसको हम पासवर्ड रोटेशन पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होगी कि हर 2 मंथ्स बाद आपने पासवर्ड चेंज करना है। तो दिस इज़ जो है ना ये पासवर्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स वो होते हैं जो
जो है ना अटैकर या कोई हैकर जो है किसी पर्सन के ऊपर कर सकता है और उससे उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये कोई टेक्निकल अटैक नहीं होता, मतलब ये ऐसा अटैक होता है जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, आप यूँ समझे कि अगर आप फेसबुक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पोस्ट करते हैं तो एक अटैकर आपके फेसबुक लाइक्स से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इस बंदे का पासवर्ड किस तरह का होगा। सो इस तरह के अटैक्स को सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारी ये 5 डोमेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हर डोमेन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट जो है उसे आगे कितने एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो ये सारा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। और इसके अलावा मैं ये जो माइंड मैप है इसका मैं आपको लिंक भी शेयर करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसको खुद जाके पढ़ सकें और इसको एक्सप्लोर कर सकें, राइट। सो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।